Hello class, today we are going to start the first concept of this particular chapter that is called banking. ठीक है, आज हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग का ये फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर बैंक है। बैंक में पहला रिलेटेड डायग्राम में कुछ कॉइन्स है, उसके बाद में कुछ चेक जैसा दिया हुआ है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन दे रहा है, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैंक से रिलेटेड है और बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स अ बेंच। ठीक है, तो ये जो बैंक है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका नाम हुआ करता था बैंको। बैंको का मतलब होता था बेंच, एक टेबल। ठीक है, in earlier days, moneylender used to display coins of different currencies in a big heap or benches or a table for the purpose of lending or exchange. ठीक है, तो पुराने ज़माने में जो मनी लेंडर हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, डिफरेंट जो कॉइन्स होते थे या करेंसीज होते थे ना, वो लोग उसको बड़े बेंच पे या टेबल पे या हिप्स पे उसको डिस्प्ले किया करते थे ताकि जिसको ज़रूरत है उसको दे सके या फिर उस करेंसी के बदले में कुछ एक्सचेंज हो सकता है तो वो भी सर्विसेज वो लोग देते थे। तो मनी वो लोग देते थे इन द फॉर्म ऑफ लोन और एक्सचेंज भी हो जाता था। सो ये था पुराना कंसेप्ट रिलेटेड टू द बैंक। अभी हम देखते हैं मीनिंग। ठीक है, सो ये अ बैंक मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद द डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। तो बैंक क्या है? बैंक एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं? जो इंस्टीट्यूशन सिर्फ पैसे से रिलेटेड डील करता है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही बिजनेस होते हैं। वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, खाने पीने की चीज़ें नहीं देता, कोई यूज़ करने के लिए चीज़ें नहीं देता। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे प्रोवाइड करता है आपको हेल्प करने के लिए, किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए या कोई भी आपकी पर्सनल जो चीज़ें फुलफ़िल कर सकते हैं उससे रिलेटेड आपको हेल्प करता है। तो बैंक क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है किसमें? डिपॉजिट्स में। डिपॉजिट्स कब होगा? जब आप पैसे लेके जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दोगे तो वहाँ पर पैसे डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं और एडवांसेस मतलब क्या? लोन के फॉर्म में किसी दूसरे को दिया भी जा सकता है और उससे रिलेटेड अदर जो सर्विसेज है जो बैंक्स प्रोवाइड करते वो। तो बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया विच डील्स विद द डिपॉजिट्स ऑफ मनी एंड एडवांसेस ऑफ मनी एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है आजकल। बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो बैंक क्या करता है? बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो पैसे से रिलेटेड हो और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो कंज्यूमर्स की वो डिफरेंट फॉर्म में वो फुलफिल हो सके। ठीक है, नीचे है एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अभी ये भी एक और ये हमारा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डेफिनेशन दिया गया इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। बहुत सारे जो बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया में, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, उनकी गाइडलाइंस है। तो उनसे रिलेटेड बैंक का क्या देखिए डेफिनेशन है, एनी कंपनी विच ट्रांसैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या बता रहा है? कोई भी कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस या ट्रांसैक्ट कर रही है इंडिया में या बैंकिंग के हिसाब से जो बैंक्स करते हैं वही हिसाब से जो कंपनी कर रही है इन इंडिया में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक्स बोल सकते हैं। सो एनी कंपनी विच ट्रांसैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, सो वी कॉल दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एज अ बैंक। ओके, और अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कैसे डिफाइंड किया गया है? एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो अपने कंज्यूमर से पैसे क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। किस फॉर्म में? डिपॉजिट्स के फॉर्म में। किस लिए? लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। लेंडिंग का मतलब होता है किसी को उधार देना और इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आपको पता है किसी भी ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना जहाँ पर आपको वैल्यू जनरेट हो सके इन फ्यूचर में। तो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है क्या? पैसे, डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, उधार देना या इन्वेस्टमेंट के लिए। अब डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। रिपेएबल क्या है? वो जो पैसे डिपॉजिट के फॉर्म में लिए गए हैं
वो कैसे रिपेएबल है। रिपेएबल कैसे? ऑन डिमांड। किसके डिमांड पे? कंज्यूमर के डिमांड में, जिन्होंने पैसे को डिपॉजिट किया है। सो दिस पर्टिकुलर मनी जो डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है वो क्या है? रिपेएबल है ऑन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर और अदरवाइज विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर और अदरवाइज। और वो पैसे क्या कर सकता है कंज्यूमर? विड्रॉ भी कर सकता है बाय चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू और किसी अदर फॉर्म में। अगर विड्रॉवल अलाउड है तो वो उस फॉर्म में भी विड्रॉ कर सकता है। तो ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से रिलेटेड मीनिंग एंड डेफिनेशन रिलेटेड टू द बैंक। ठीक है, अभी हम और नीचे देखते हैं क्या है कंसेप्ट्स। अभी यहाँ पर हमको लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बैंक दिया हुआ है। ठीक है, सो नॉर्मली हियर इन टाइप्स ऑफ बैंक वी कैन से देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड दीज आर एज फॉलोज। पहला देखो, सबसे पहला जो टॉप मोस्ट और अपेक्स बॉडी है बैंकिंग का हमारे इंडिया के अंदर, वो है सेंट्रल बैंक। इसके लिए उसको सबसे पहले दिया गया सेंट्रल बैंक, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या आ रहा है, कमर्शियल बैंक। जितने भी बैंक्स जो कस्टमर्स के इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से रिलेटेड डील करते हैं, वो सारे के सारे बैंक कौन से हो जाते हैं? कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं, जिसका नेशनल वाइड ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस चलता है, बैंकिंग ऑपरेशंस चलता है। तो इसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ये कमर्शियल बैंक के नीचे काम करते हैं और कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो सेकेंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर फॉर्म होके नॉर्मली आम लोग अपने हिसाब से बैंकिंग रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक अपना खुद का बैंक ओपन करते हैं, जो कोऑपरेटिव पर्पस पे एस्टेब्लिश होता है। फिर उसके बाद में आता है डेवलपमेंटल बैंक। डेवलपमेंटल बैंक हमारे इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट के जो एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग करती है। फिर दूसरा है एक्सचेंज बैंक, रिलेटेड टू द मनी मैनेजमेंट विद द फॉरेन करेंसीज इन इंडिया, तो वो होता है एक्सचेंज बैंक। उसके बाद में आता है रीजनल रूरल बैंक। ये रीजनल रूरल बैंक जो होता है ये रिमोट एरियाज़ एंड बैकवर्ड एरियाज़ में आप लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पर छोटे छोटे बैंक होते हैं और वहाँ पर वो बैंकिंग बिजनेसेस रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेविंग बैंक, यहाँ पर पैसे को सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक क्या करता है? इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को और ज़्यादा वी कैन से इनकरेज करता है। और लास्ट वाला है स्पेशलाइज्ड बैंक। तो स्पेशलाइज्ड बैंक हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन सेंट्रल बैंक क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। आज के टाइम पे जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है? एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन अवर कंट्री, इन इंडिया है। ठीक है, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होता ही होता है, जिसको पावर दिए गए रहते गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, और वो बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड डायरेक्टिव्स देने का काम करता है अदर बैंक्स को। ठीक है, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज़ अ सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन सा बैंक एपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक की कैटेगरी में आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम लोग बैंकर्स बैंक भी बोल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट। ठीक है, इज अ सेंट्रल बैंक। द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1945 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। 1944 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट पास करने के बाद 1945 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को फॉर्म किया, यानी इंस्टीट्यूशनली उसको सेट किया। सम फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कुछ फंक्शंस है जो आरबीआई परफॉर्म करती है। सबसे पहला है फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मॉनिटरी पॉलिसी है, जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, रिसेशन को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद में मार्केट में प्रॉपर कंडीशन सिचुएशन को इनकरेज करना, और मनी अच्छे लोग मतलब
रिक्वायर्ड लोगों के हाथ तक पहुंचाना, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेम करती है। फिर उसके बाद में आता है इशू करेंसी नोट। करेंसी नोट जो अभी देखते हो आप लोगों के हाथ में 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, 2000 का है, तो ये सारे जो करेंसी नोट्स होते हैं इनकी जो प्रिंटिंग होती है प्लस इसका जो सर्कुलेशन होता है हमारे कंट्री के अंदर, ये दोनों चीज़ें करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में आता है एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर कौन एक्ट कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट है फॉर सर्टन वी कैन से उनका जो प्रोग्राम है उसको फुलफ़िल करने के लिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसे फाइनेंस करने का काम करता है। और फोर्थ देखिए, एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू द कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। ये क्या करता है? बैंकर्स का बैंक है, यानी अगर दो कमर्शियल बैंक, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या है? टॉप मोस्ट बैंक है, ठीक है। अभी दो कमर्शियल बैंक जैसे हम बात कर ले HDFC और ICICI है, तो HDFC बैंक और ICICI बैंक का अकाउंट भी किसके पास होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा, और वो लोगों का जो ट्रांजैक्शन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करने को देता है, ठीक है। तो ये बैंकर्स बैंक है जहाँ पर सिर्फ बैंक को ही एक्सेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, जनरल कस्टमर को एक्सेस नहीं है। सो दिस इज़ द सेंट्रल बैंक। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो सेकंड में था वो था हमारा कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक का देखिए, द कमर्शियल बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो कमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया के अंदर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और हमारे कंट्री के सोशल डेवलपमेंट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरीके से पैसा यूटिलाइज करना है हमारे इकोनॉमी में, वो सारा का सारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे कमर्शियल बैंक करता है। प्लस जो सोशल डेवलपमेंट है, यानी पैसे किसके हाथ में किस तरीके से पहुंचाने हैं ताकि सोशली हमारी सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करती है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है जो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। देखिए, जैसे कि पहला है प्राइमरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है ना, नॉर्मली हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लैंडिंग एडवांसेस आता है, और जो सेकेंडरी फंक्शन है यूटिलिटी फंक्शन आता है और एक एजेंसी फंक्शन आता है, ठीक है। तो पहले प्राइमरी फंक्शन में दो चीज़ें, जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, यहाँ पर देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी आर इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक में देखिए एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन, जो मैंने आपको बताया। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इंडिया में अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, वेयर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सच एस बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो पैसा जो है वो कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में देखिए बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे बैंकों में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है विच आर ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कुछ इंडिविजुअल्स का वी कैन से होल्ड करते हैं और वही लोग चलाते हैं अंडर द डायरेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक का, एक्सिस बैंक हो गए, HDFC बैंक हो गए, तो ये दो बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद में हमारे इंडिया में फॉरेन बैंक्स भी है। फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया बट दिस बैंक्स हैव द ब्रांचेस इन इंडिया,
यानी फॉरेन बैंक वो बैंक है जो फॉरेन कंट्रीज़ में अदर देन इंडिया में दूसरे कंट्रीज़ में डेवलप हुए हैं, बट उनके जो ब्रांचेस है वो कहीं ना कहीं इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सिटी बैंक जो है वो फॉरेन बैंक है और उसका इंडिया में भी आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये सारे ब्रांचेस इंडिया में भी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक का। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक अलग से एक्ट फॉर्म किया गया है, ठीक है। ये जो एक्ट है इंडिया लेवल पे भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, और स्टेट लेवल पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है, ठीक है। सो स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे ये एक्ट पास करके स्टेट लेवल पे दे दिया गया, और स्टेट लेवल पे भी आने के बाद अलग अलग स्टेट ने अलग अलग ईयर में ये एक्ट पास किया है। तो महाराष्ट्र में 1960 में पास हुआ है, और इसके अंदर कोई भी बैंक एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकता है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो कोऑपरेटिव बैंक है ये सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में। अभी नीड क्या है? सबसे पहले जो हमारे कमर्शियल बैंक थे ना, वो रूरल एरियाज़ और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर या बैकवर्ड एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ के अंदर में आप उनका ब्रांचेस आप नहीं देख सकते, ठीक है। उनका जो रीच है विद इन द पीपल वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड होता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका जो रीच है ना वो इनफ है। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को फॉर्म किया है, और ये रूरल एरिया सेमी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी फेमस भी है। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज़ टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है क्रेडिट प्रोवाइड करना, यानी उधार देना इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को, ठीक है। क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो बैंक के पास जा नहीं सकते, बैंक के पास जाएंगे नहीं तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो इकोनॉमिकली एंड सोशली उन लोगों का जो स्टेटस है वो काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको इजीली फंड अवेलेबल करके उनको प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि फार्मर्स हो गए, स्मॉल स्केल यूनिट्स जो चलाते हैं। जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क ऑन 3 डिफरेंट लेवल। कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं? 3 डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। पहला और देखते हैं प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स एट विलेज लेवल। जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी वो विलेज लेवल पे काम करते हैं, यानी हर गांव में आपको ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी देखने को मिल जाएगा। दे कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक। जो उनके मेंबर्स होते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के, उनसे प्लस जो कॉमन पब्लिक है गांव के या उस पर्टिकुलर एरिया के, उनसे भी ये लोग पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। दे ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और इनके अंदर जो फंड्स है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू भी फंड्स आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, उधार देने के लिए लोगों के पास, ठीक है। सो प्राइमरी क्रेडिट गांव के हिसाब में है, एवरी विलेज लेवल के हिसाब से। फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देखिए, दिस बैंक्स ऑपरेट एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होते हैं। जैसे हमारा मुंबई डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर थाने डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर कल्याण डोंबिवली अलग है, बदलापुर अंबरनाथ अलग है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे एक स्टेट में 40 से 50 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। दिस बैंक्स ऑपरेट एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। They obtain deposit from the public at the district level and also gets the fund from the state cooperative bank. यहाँ पर जो फंड है वो डिस्ट्रिक्ट, एक विलेज नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट अगर हम कहेंगे तो उसके अंदर 40 से 50 गांव आते हैं। तो उस 40 से 50 गांव के लोग इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के एक्सेस कर सकते हैं, इसके अंदर अकाउंट्स हो सकता है।
प्लस इसके अंदर जो फंड्स होता है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी भेजता है, ठीक है। और लास्ट में है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। दिस बैंक ऑपरेट एट अ स्टेट लेवल, ठीक है। दे प्रोवाइड फंड्स टू द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव एज रिक्वायर्ड। तो स्टेट लेवल पे ये बैंक होता है, एक ही बैंक होगा एक स्टेट में, और इसके जो फंड्स है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के अंदर भेजा जाता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और ये जो बैंक है स्टेट लेवल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये क्या करता है, मॉनिटरिंग करने का काम करता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर का, ताकि इन लोगों के द्वारा जो पैसा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। सो ये था हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ वन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। These are the financial institutions that provide medium and long-term funds to the business firms. Example of development banks are Industrial Finance Corporation of India (IFCA), the State Finance Corporation (SFC), Maharashtra State Finance Corporation (MSFC), etc. Some financial functions of development banks in India. ये जो developmental banks है ये लोग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं जो इन फाइनेंशियल जो बिजनेस मैन है या जिसके पास बिजनेस यूनिट है उन लोगों को, ताकि उनके जो बिजनेस है वो एनकरेज हो सके फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे हमने देखा IFCI ये एक इंस्टीट्यूशन है, SFC ये एक इंस्टीट्यूशन है, MSFC ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करने का काम करता है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी यहाँ पर देखिए प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स ये जो बिजनेस यूनिट्स को प्रोवाइड करता है वो उनके एक्सपेंशन के लिए और उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन के लिए ये लोग फंड्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अंडर राइटिंग द शेयर्स इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू करती है, कुछ शेयर्स जो अनसोल्ड हो जाते हैं उन शेयर्स को परचेस करने का काम, उन शेयर्स को सब्सक्राइब करने का काम कौन करता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। उसके बाद में परचेस ऑफ डिबेंचर्स इन बॉन्ड। पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स और बॉन्ड्स भी इशू करती है। तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स है ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को भी परचेस करने का काम करती है और इस तरीके से अपना जो फंड है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वे में स्मॉल फाइनेंशियल ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेस यूनिट्स होते हैं, इनके हाथों में आता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज बैंक का, ठीक है। एक्सचेंज बैंक्स एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये जो एक्सचेंज बैंक होते हैं नॉर्मली लार्ज कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन होता है इन द फॉरेन करेंसी इसको फैसिलिटेट करने का काम करता है। जैसे US डॉलर्स को INR में कन्वर्ट करना या INR को US डॉलर्स में कन्वर्ट करके देना, ये इनका ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर बार्कलेस बैंक। एग्जाम्पल है एक्सचेंज बैंक का जो बार्कलेस बैंक है वो करता है, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा। सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एज फॉलो। तो ये क्या है, ये एक एक्सचेंज बैंक है जो प्योरली ट्रांसैक्ट करते हैं सर्विस इन द करेंसी कन्वर्जन, ठीक है। एग्जाम्पल्स सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक के देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंसिंग द फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। तो अभी जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं जो फॉरेन ट्रेड में डील करते, ठीक है, वो उनके ट्रांजैक्शन में हेल्प करने का काम करते। जैसे इंडिया का इम्पोर्टर है US से कुछ इंपोर्ट करना चाहता है, अभी इंडिया के इम्पोर्टर को US डॉलर्स में पे करना है क्योंकि उसका एक्सपोर्टर US में रहता है। तो अकॉर्डिंगली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्सचेंज बैंक इन्वॉल्व होता है फाइनेंस करने के लिए फॉरेन ट्रेड को। इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी दो लोगों के बीच में हो रही होती है डिफरेंट नेशंस में। क्यों? क्योंकि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये एक तरीके का क्रेडिट वर्थिनेस होता है इंपोर्टर का
जो एक्सपोर्टर को सेटिस्फाई करता है कि ये जो इम्पोर्टर है ये जेन्यून है, ये फेक नहीं है, और मेरा जो भी पैसा है, मेरा जो भी मटेरियल है वो प्रॉपर हाथों में जा रहा है और मुझे पैसा रिकवर होगा। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करने का काम करते हैं। उसके बाद में जो बिल्स होते हैं उसको भी डिस्काउंट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है ये भी देने का काम एक्सचेंज बैंक करते हैं। उसके बाद है हमारा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक RRB जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पर 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। दिस बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। और इस बैंक को कौन स्पॉन्सर्ड करता है? जो लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक है वही लोग, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग फाइनेंस करते हैं। द कैपिटल ऑफ RRB इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। ये जो रीजनल रूरल बैंक है इसके अंदर का जो कैपिटल है वो 50% का जो कैपिटल है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर 15% कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, वो लोग 35% इसके अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करने का काम करते। क्यों? क्योंकि ये जो बैंक है ये रीजनल रूरल बैंक है और ये रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। RRB क्या कर रहा है? मोबिलाइज द डिपॉजिट्स primarily from the rural and semi-urban areas and provide loans and advances mostly to small and marginal farmers, agricultural laborers and rural artisans। तो RRB क्या करता है? primarily ये अर्बन, सेमी अर्बन, रिमोट एरियाज के लोगों को एडवांस देने का काम करता है। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, और जो रूरल आर्टिसन जैसे पॉट बनाने वाला या कुछ कारीगर टाइप आदमी, वो लोग। उसके बाद में हमारा है सेविंग बैंक, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज़ टू एनकरेज द सेविंग अमॉन्ग द पीपल। तो ये जो सेविंग बैंक है ना, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों के अंदर सेविंग हैबिट को इनकलकेट करना, सेविंग के सेंस को डेवलप करना और उसको एनकरेज करना, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ के अंदर। क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर उनके अंदर ये टेंडेंसी नहीं है सेविंग की, ठीक है। उनको जो भी पैसे मिलेंगे वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देंगे अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसके लिए उनके अंदर सेविंग की हैबिट को इनकलकेट करने का काम सेविंग बैंक करता है। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक इंक्लूड पोस्टल सेविंग, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग सर्विसेज, सेविंग के लिए सर्विसेज अवेलेबल है। कमर्शियल बैंक में भी आप सेव कर सकते हो सेविंग अकाउंट ओपन करके, और कोऑपरेटिव बैंक्स में तो ऑब्वियसली सेविंग से रिलेटेड आपको फैसिलिटी मिलती ही है। तो ये था हमारा सेविंग बैंक। उसके बाद बात करते हैं हमारा है इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, सो इन्वेस्टमेंट बैंक देखिए, दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस टू द कंज्यूमर, ठीक है। ये बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल और एडवाइसेस देने का काम करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम करता है अपने कस्टमर्स को। देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म्स एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट मर्जर and acquisition by undertaking the research and providing advice on investment decision। ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं मर्जर्स में। मर्जर मतलब क्या? जब दो कंपनी मिलके साथ काम करती है तो वो मर्ज हो जाती है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब ए और बी लिमिटेड साथ में आके काम कर रहे हैं और नया कंपनी ए बी लिमिटेड हो गया, ठीक है। एक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग, एक्विजिशन का मतलब होता है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सारे शेयर्स को परचेस करके एक्वायर कर लिया, तो एक्विजिशन हो गया। बाय अंडरटेकिंग द रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो रिसर्च वर्क करते हैं और उससे रिलेटेड ये एडवाइस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को रिलेटेड टू दर इन्वेस्टमेंट। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक। ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं नॉर्मली जनरल पब्लिक से डील नहीं करते, ये बिजनेसमैन से, बिजनेस हाउसेस से या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और उनसे रिलेटेड सर्विसेज ही प्रोवाइड करने का काम
करते हैं। फिर लास्ट है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक। दिस बैंक्स कैटर टू द रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटलिंग अप बिजनेसेस इन द स्पेसिफिक एरिया। तो ये जो बैंक है ये इनका जो रिक्वायरमेंट है और इनका जो प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल सपोर्ट सर्विसेज सेटिंग अप बिजनेस के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो बैंक होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडिविजुअल हो सकता है, उसको बिजनेस मैन हो सकता है, उसको स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर बिजनेस को सेटअप करने का काम, उनके नीड्स को फुलफ़िल करने का काम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हेल्प करते हैं एक किस्म से किसी बिजनेसमैन को किसी स्पेसिफिक एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। पहला है, देखिए क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। इसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर एक कैटेगरी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक करके, जिसको ब्रैकेट में एक्जिम भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक्जिम बैंक भी बोल सकते हैं। दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स and function as a principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financial export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade। तो ये बैंक क्या कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को, एंड फंक्शंस ऑफ फंक्शन एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये प्रिंसिपली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है किसके लिए, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए। क्यों, कोऑर्डिनेशन द वर्किंग इंस्टीट्यूशन एंगेज इन फाइनेंशियल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है एक्चुअली में, इन रियलिटी में जितने भी इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं विद इन द कंट्री, वो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, वो इनडायरेक्टली उनको हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है, जो लोग भी एंगेज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, और उनसे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि प्रमोटिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में। तो एक कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में प्रमोट करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड सर्विसेज होते हैं इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को, वो उन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं सिडबी लिखा हुआ है, SIDB है, सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990। इस पर्टिकुलर बैंक को 2 अप्रैल 1990 में सेटअप किया था एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन। तो ये एक्ट पार्लियामेंट में पास करके सिडबी को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस या सेक्टर एज वेल एज फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज़। तो ये जो सिडबी है ना, इसका फॉर्मेशन स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो एंटरप्राइजेस इन इंडिया है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करवाने के लिए, या फिर ऐसे कोई सिमिलर एक्टिविटीज़ इंडिया में चल रहा है तो उन सभी इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली सपोर्ट और हेल्प करने के लिए इस सिडबी को फॉर्म किया गया हो, जो आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नाबार्ड भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाबार्ड का ये लोगो है और ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बहुत सारी जगह पे नाबार्ड के ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए नाबार्ड क्या कर रहा है, इट इज़ एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। ये जो नाबार्ड है ये एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही है उनसे रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। नाबार्ड प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक के थ्रू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करता है फार्मर्स को। इट इज़ कंसर्न विद द पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर अदर एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो ये क्या कर रहा है, पॉलिसी बनाता है, ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशंस रिलेटेड एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें
इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द क्रेडिट एंड related to agriculture and credit related to other economic activities in the rural areas में. It provide finance to financial institution and not to the individual. ये जो finance, ये जो institution है, ये जो finance provide करता है ये सिर्फ institutions को ही provide करेगा, इसे individual को provide नहीं करेगा. तो agriculture से related अगर किसी को कुछ finance चाहिए, किसी को कुछ चीज़ों की requirement है, तो ये रीजनल रूरल बैंक के थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है. सो ये था हमारा नाबार्ड का. और लास्ट जो हमारा कंसेप्ट था स्पेशल बैंक, हमने वो भी देखा. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 9 टाइप्स ऑफ बैंक्स. ठीक है, इसके बाद हमारे और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थैंक यू.